हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और आज हम करेंगे अपना पार्ट 11th ऑफ रिवीजन लेक्चर सीरीज, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट पूरे चैप्टर को अगले 15 मिनट के अंदर विद डिटेल एक्सप्लेनेशन और जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनके साथ करवा दूंगा। ठीक है ना। तो इससे जो पहले के पार्ट्स हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर चेक कर सकते हो, या जो आने वाले पार्ट है उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर भी मैंने उसको बता दिया है, आप उसको जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास? बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग ट्रू है। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? ये एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। मतलब फॉरेन से कितना पैसा हमारे देश में आ रहा है और कितना पैसा हमारे देश से फॉरेन के अंदर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड पीओपी। एक स्टेटमेंट होती है जो बताती है कितना पैसा बाहर से आया, कितना गया और नेट हमारे पास कितना बचा हुआ है। ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन अवर कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो, इकोनॉमिक तो है लेकिन नॉन इकोनॉमिक मतलब क्या हुआ? फ्री फंड के ट्रांजैक्शन, लाइक उधर की कंट्री ने हमारी कोई मदद कर दी, कोई सामान भेज दिया, गुड्स भेज दिए, तो क्या ये भी बीओपी के अंदर आएगा? देखो नहीं, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक या मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होती है बीओपी के अंदर। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस लाइक कोई मदद कर दी, कोई उन्होंने फ्रेंडशिप कर ली, ऐसा कुछ बीओपी के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता। तो इट इज एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद इन द कंट्री। देखो, देश के अंदर जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, क्या वो हम इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। ठीक है ना। तो इट इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन अवर कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मतलब क्या हुआ? फ्री फंड का कुछ भी काम, फ्री फंड की कोई भी ट्रांसफर, मतलब पैसा ना हो। ठीक है ना। सिंपली कोई भी मदद करना हो तो नॉन इकोनॉमिक भी नहीं होती। ठीक है ना। तो इट इज एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली कौन सी होनी चाहिए? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, यानी कि पैसे के रिगार्डिंग जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है देश के अंदर, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इट इज एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन अवर कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कितना पैसा हमारे देश से बाहर देश की तरफ जा रहा है और कितना उनके देश से हमारे देश के अंदर आ रहा है। ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? विच कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट नाइदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ द कंट्री। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट के, बीओपी के, हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है हमारे पास कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। एक होता है हमारे पास कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। तो जो करंट अकाउंट होता है उसमें कौन सी चीजें रिकॉर्ड करते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। लेकिन कैपिटल अकाउंट में किस चीज रिकॉर्ड करते हैं हम? बोरिंग्स या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि उन चीजों को जिससे एसेट्स एंड लायबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ता है कंट्री की। तो कौन सी है जो क्रिएट? तो करंट के अंदर कौन सी आती है? जिनसे एसेट्स एंड लायबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो करंट के अंदर वो ट्रांजैक्शंस आएंगी जिससे एसेट्स एंड लायबिलिटी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर क्या आता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब क्या होता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड, इनविजिबल नाम से पता चल रहा है, जिसको हम देख नहीं सकते। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। और एक चीज और आती है इसमें, करंट ट्रांसफर्स। करंट ट्रांसफर मतलब क्या होता है? फ्री फंड का पैसा, यानी कि कोई एनआरआई ने बाहर से हमारे देश में पैसा भेज दिया, ठीक है ना, या हमने किसी बाहर की कंट्री को डोनेशन कर दी, तो इससे भी तो पैसा, देखो पैसा आया और पैसा गया, है ना। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन तो हो रही है हमारे देश के, दैट इज कॉल्ड करंट ट्रांसफर। तो करंट अकाउंट के अंदर तीन चीजें आती हैं: बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड, और इनविजिबल ट्रेड में दो चीजें, बैलेंस ऑफ सर्विसेज एंड करंट ट्रांसफर। और कैपिटल अकाउंट के अंदर बेसिकली क्या आता है? दो चीजें आती है। बोरिंग्स मतलब आप लोन लेते हो बाहर से या देते हो, तो इससे आपकी लायबिलिटीज क्या होती है? क्रिएट होती है। या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर कोई फॉरेन की कंट्री हमारे देश में डायरेक्टली इन्वेस्ट करती है तो उससे हमारी एसेट्स क्या होती है? कम होती है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी दो टाइप की होती है, एक तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, और दूसरा क्या होता है? पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? जब कोई बाहर की कंपनी हमारे देश की कंपनी के शेयर्स परचेज कर ले,
दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इससे भी हमारे देश की एसेट्स क्या होती हैं, कम होती हैं। और भी कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है, जैसे एनआरआई डिपॉजिट्स। देखो एनआरआई रेमिटेंस और एनआरआई डिपॉजिट में फर्क है। रेमिटेंस मतलब फ्री फंड का पैसा जो अपनी वो फैमिली को भेजते हैं, लेकिन एनआरआई डिपॉजिट्स क्या होता है, वो पैसा जब वो इंडिया के अंदर अकाउंट्स में रखते हैं जिसके ऊपर उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो इंडिया के लिए एक लाइबिलिटी है, ठीक है ना। और क्या होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट या बैंकिंग कैपिटल, ये सब कुछ भी इसके अंदर ही आता है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास कि बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड इंक्लूड। देखो इनविजिबल ट्रेड का मतलब क्या हो गया कि जिसको हम देख नहीं सकते, तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड नहीं, इसको तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, इसको मर्केंडाइज ट्रेड भी बोलते हैं, ठीक है ना। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यस। करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यस। ये दोनों ही बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड के अंदर इंक्लूड होती है। बोथ आंसर विल बी बी एंड सी। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल अफेक्ट द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। देखो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को कौन सी स्टेटमेंट इंपैक्ट करेगी। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी बाय आरके लिमिटेड। देखो आरके लिमिटेड ने मशीनरी इंपोर्ट की, तो इससे देखो सबसे पहले तो ये देखो कि ये करंट और कैपिटल में से किसके अंदर जाएगी। तो करंट में तो एसेट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ध्यान रखना मशीनरी आपके लिए एसेट है लेकिन देश के लिए एसेट नहीं है, ये तो सिर्फ आरके लिमिटेड के लिए एसेट है। अल्टीमेटली है तो ये गुड ही ना, चाहिए मशीनरी हो कुछ भी हो, है तो ये गुड्स ही ना, तो कंट्री की एसेट नहीं है ये। याद रखना एक पर्टिकुलर कंपनी की है, तो कंपनी की तो कंट्री के लिए तो नॉर्मली क्या होगा, गुड्स होंगे ये, तो ये किसके अंदर आएगा, करंट अकाउंट के अंदर जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। एक्सपोर्ट ऑफ इंश्योरेंस सर्विस टू अमेरिका, इंश्योरेंस सर्विस अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट करी है, तो ये भी किसके अंदर जाएगा, बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड सर्विसेज के अंदर। एनआरआई रेमिटेंस, ये भी कहां जाएगा, बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। परचेज ऑफ शेयर्स इन इंडियन कंपनी बाय अमेरिकन कंपनी, तो ये किसके अंदर जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो याद रखना, देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर क्या होगा, गुड्स, तो गुड्स कोई भी हो सकते हैं, मशीनरी हमें लगता है वो एसेट है लेकिन देश की एसेट नहीं है, वो एक सिंपल कंपनी की एसेट है। और सर्विसेज में ना दो टाइप की सर्विसेज होती है, एक तो फैक्टर सर्विसेज लाइक लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, और एक नॉन फैक्टर सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस रेंट, ठीक है ना सर, इंश्योरेंस बैंकिंग, तो अगर कोई बैंक ओपन होता है उधर जाके कोई इंश्योरेंस की सर्विस दी जाती है, तो ये भी सर्विस का ही पार्ट है। चलो, तो व्हेन प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, तो क्रूड ऑयल के प्राइस लगातार क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, विल इट अफेक्ट द बीओपी स्टेटमेंट ऑफ अ कंट्री। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर क्रूड ऑयल मतलब कच्चे तेल के दाम ना लगातार बाहर की मार्केट में बढ़ रहे हैं, तो उससे हमारे देश के बीओपी को इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यस पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम सारा पेट्रोल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, मंगवाते हैं बाहर से, तो अगर हम सारा पेट्रोल बाहर से मंगवा रहे हैं और वो महंगा हो रहा है, तो इससे हमारा बीओपी क्या होगा, हमारा बीओपी कम होगा। क्यों, क्योंकि हमारा पैसा ज्यादा जाएगा, अब ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा हमें बाहर इंपोर्ट करने के लिए, तो इससे स्टेटमेंट इफेक्ट होगी कि नहीं होगी, यस होगी। चलो अगला हमारे पास एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि फाइंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स व्हेन बैलेंस ऑफ ट्रेड शोज डेफिसिट ऑफ 20,000 एंड एक्सपोर्ट आर 40,000। देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना है, डेफिसिट शो कर रहा है, तो मैं डेफिसिट को माइनस में लिख देता हूँ कुछ समय के लिए। और एक्सपोर्ट्स कितने हैं, 40,000 है, तो इंपोर्ट कितने होंगे, देखो माइनस, या नॉर्मली हम इधर चले जाएं, x इज इक्वल टू 40,000 प्लस 20,000, तो आंसर विल बी 60,000। तो व्हेन करंट अकाउंट शोज अ डेफिसिट बैलेंस देन बीओपी ऑलवेज शो अ डेफिसिट बैलेंस। देखो इसका मतलब क्या है, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट किनको मिलाकर बनेगी, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो अगर करंट अकाउंट नेगेटिव का डेफिसिट बैलेंस शो कर रहा है, लेट्स से -50,000 शो कर रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि बीओपी भी नेगेटिव में आएगा। देखो ये तो सही नहीं है ना, शायद कैपिटल अकाउंट के अंदर शायद हमने 60,000 करोड़ की बोरिंग्स कर रखी हो, तो बीओपी पॉजिटिव में तो भी आ सकता है ना, तो ऑलवेज नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये है फॉल्स। देखो ट्रांजैक्शन अबव द लाइन और आल्सो, देखो दो टाइप की ना आइटम ट्रांजैक्शंस होती हैं बीओपी के अंदर, एक होती है ऑटोनोमस, एक होती है अकोमोडेटिव। देखो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस या ऑटोनोमस आइटम्स कौन सी होती हैं, जिनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, यानी कि ये प्रॉफिट के लिए की जाती है, इनको बीओपी के स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बाहर से कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें तो इससे कोई लेना देना नहीं है ना कि देश का बीओपी का बैलेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है,
मान लो आप शूज बाहर से मंगवा रहे हो, कोई मशीनरी मंगवा रहे हो, तो आप तो प्रॉफिट के लिए कमा रहे हो ना, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करना है। तो जो भी ट्रांजैक्शन प्रॉफिट के लिए की जाती है दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। और एक होती है अकोमोडेटिंग। तो इनका मेन काम क्या होता है? देखो, अगर आपने इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर लिया लेकिन एक्सपोर्ट कम किया, तो इससे आपका बीओपी क्या होगा? नेगेटिव में चला जाएगा, डेफिसिट में चला जाएगा। ठीक है ना? तो इसको, इस बीओपी को ठीक तो भी करना है। तो इसको ठीक करने के लिए सरकार क्या लेती है? लोन लेती है बाहर से। तो दैट इज कॉल्ड अकोमोडेटिंग आइटम्स, जो प्रॉफिट के लिए नहीं होती। किसके लिए नहीं होती? प्रॉफिट के लिए नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ बीओपी को इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए की जाती है। तो सरकार बाहर से लोन ले लेती है, या सरकार कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर बाहर से देश के अंदर कर ली जाती है। ठीक है ना? तो बेसिकली क्या होता है? गुड्स की मूवमेंट नहीं होती। मतलब सरकार कोई गुड्स एंड सर्विसेज को बेचेगी नहीं, प्रॉफिट नहीं कमाने के लिए। कोई सिंपल बाहर से लोन ले लेगी, या कुछ भी एनआरआई को बोल देगी आओ डिपॉजिट्स करो हमारे अकाउंट देश के अंदर, ताकि वो अकोमोडेट कर सके बीओपी को, जो डिसइक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन कर सके। तो जो ऑटोनोमस आइटम्स होती है ना, वो क्या होती है? वो तो अबव द लाइन होंगी, कंट्री के बाहर। और अकोमोडेटिंग आइटम कौन सी होती है? बिलो द लाइन, यानी कि देश के अंदर। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉफिट के लिए नहीं की जाती, नॉर्मली देश के भले के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, या आप बोल सकते हो कि बीओपी को इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए की जाती। चलो नेक्स्ट है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग अकोमोडेटिंग आइटम्स। देखो, अकोमोडेटिंग अभी देखा है कि जो प्रॉफिट के लिए नहीं की जाती, तो उन्होंने क्या बोला है? फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट गलत है? दीज आइटम आर नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव, ये सही है। इट करेक्ट द सिचुएशन ऑफ इम्बैलेंस इन द इकोनॉमी, यस ये भी सही है। देखो, इम्बैलेंस इन द इकोनॉमी, या हम बोल सकते हैं इम्बैलेंस इन द बीओपी। इट इंक्लूड ओनली कैपिटल आइटम्स ऑफ बीओपी, देखो ये बिल्कुल सही। कैपिटल आइटम्स जो बीओपी की होती है ना, वही इंक्लूड होंगी। करंट के अंदर तो क्या होता है? इनविजिबल ट्रेड और ट्रेड, वो तो प्रॉफिट के लिए किया जाएगा ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, वो तो प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाएगी। तो ये इसके अंदर सिर्फ कैपिटल आइटम्स जो अंदर क्या होता है? बोरिंग्स होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वही होती है। ठीक है ना? तो इट इज कॉल्ड बिलो द लाइन आइटम, यस ये भी सही है। इट इन्वॉल्व्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन, देखो गुड्स की मूवमेंट नहीं, क्योंकि गुड्स अगर आप बाहर बेच रहे हो तो इट मींस आप प्रॉफिट कमाने के लिए बेच रहे हो। तो इसके अंदर अकोमोडेटिंग के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा खरीदा नहीं जाता। सिर्फ जो गुड्स एंड सर्विसेज को बेचकर डिसइक्विलिब्रियम हुआ है ना, उसको ठीक करने के लिए सरकार इस बोरिंग्स वगैरह को करती है, ताकि आपका बीओपी मेंटेन रहे। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोनॉमस आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम्स। तो मतलब डिफरेंस करो कि कौन सी ऑटोनॉमस है, कौन सी अकोमोडेटिंग है। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अमेरिका बाय इंडियन कंपनी, तो ये कौन सी होगी? ऑटोनॉमस, प्रॉफिट के लिए की गई होगी। बोरिंग्स बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम आईएमएफ, तो ये कौन सी होगी? अकोमोडेटिंग। कौन सी होगी ये? अकोमोडेटिंग। ये कौन सी थी? ऑटोनॉमस। ये कौन सी है? अकोमोडेटिंग। परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अमेरिकन कंपनी ऑफ इंडियन कंपनी, परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अमेरिकन कंपनी ऑफ इंडियन कंपनी। देखो, अमेरिकन कंपनी ने इंडियन कंपनी के शेयर्स परचेज किए, ठीक है ना? तो इससे देश की क्या होगी? एसेट्स कम होगी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको इट विल आल्सो कॉल्ड ऑटोनॉमस आइटम्स। देखो, ऑटोनॉमस क्यों होंगे? क्योंकि ये प्रॉफिट मोटिव के लिए की गई होंगी, ठीक है ना? अच्छा, एनआरआई डिपॉजिट अट्रैक्टेड बाय द गवर्नमेंट बाय हाई इंटरेस्ट, सरकार ने बोला कि एनआरआई को कि तुम पैसा जमा करवाओ, हम आपको हाई इंटरेस्ट रेट देंगे। तो ये क्यों बोला होगा? क्योंकि बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम होगा, तभी सरकार बाहर से लोगों को पैसा मंगवा रही है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अकोमोडेटिंग आइटम्स। चलो नेक्स्ट है हमारे पास कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? BOP always balance when official reserve is a part of capital account। देखो, ये बात ना बिल्कुल सही है। देखो, BOP क्या होता है? करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट से जितना पैसा आपके पास आया प्लस कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? ऑफिशियल रिजर्व। तो ऑफिशियल रिजर्व मतलब क्या होता है? ये वो रिजर्व होता है जो आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास पड़ा है। तो अगर, अच्छा एक चीज और याद रखना कि करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट जीरो है, मतलब ऑफिशियल रिजर्व में कोई चेंजेस नहीं आया। मान लो आरबीआई के पास $600 बिलियन का ऑफिशियल रिजर्व पड़ा है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। और करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन कितनी थी? -40,000 करोड़। तो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन भी कितनी होगी? 40,000 करोड़। मतलब उतना ही लोन ले लिया, तो सरकार को अपने रिजर्व से कुछ भी निकालना नहीं पड़ा, ना कुछ डाला। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बीओपी किसके अंदर है? इक्विलिब्रियम के अंदर है। लेकिन जब ऑफिशियल रिजर्व में चेंजेस होंगे, मींस ऑफिशियल रिजर्व या तो 650 या 550 रह जाता,
ठीक है, तो इससे क्या होगे, इससे डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है। तो 650 होता तो सरप्लस और 550 होता तो डेफिशिट, ठीक है ना, तो याद रखना। लेकिन होता क्या है कि अगर बीओपी ऑलवेज बैलेंस कब होता है, जब ऑफिशियल रिजर्व भी कैपिटल अकाउंट का पार्ट हो। तो कई बार ना हम कैपिटल ऑफिशियल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट का पार्ट बोल देते हैं, मींस कि करंट प्लस कैपिटल। मान लो यहाँ पर माइनस 40,000 करोड़ है और यहाँ पर कितना है 60,000 करोड़, तो ऑफिशियल रिजर्व में कितनी चेंजेस हुई होंगी, 20,000 करोड़ रुपए सरप्लस में गया होगा। लेकिन अगर हम इसको कैपिटल का ही पार्ट मान ले, मींस इसको मैं इधर ले जाऊं, -40 + 60 और -20,000, तो हमेशा बीओपी क्या होगा, बैलेंस ही होगा, क्योंकि ऑफिशियल रिजर्व किसका पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, ये बात सही है। ऑफिशियल रिजर्व साइन चेंज व्हेन इट इज पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। देखो ये तो बात बिल्कुल सही है, साइन चेंज हो गया। देखो कैसे, -40 + 60, तो ऑफिशियल रिजर्व पॉजिटिव के अंदर था, लेकिन अगर इसको कैपिटल अकाउंट में लाया जाएगा तो इसका साइन मैंने प्लस की बजाय माइनस कर दिया, बैलेंस पॉजिटिव बचा है। हमारे पास 20,000 करोड़ का सरप्लस है, लेकिन मैंने इसको शो किस पे किया, नेगेटिव में किया है। तो जब ऑफिशियल रिजर्व कैपिटल का अकाउंट का पार्ट हो तो उसका साइन हमेशा चेंज हो जाता है। When there is change in official reserve, it indicated surplus or deficit. Yes, या तो surplus होगा या deficit होगा. And BOP shows balance when current account is equal to capital account. देखो ऐसा नहीं होता. BOP balance कब show करेगा? Current account plus capital account is equal to official reserve. चलो नेक्स्ट है हमारे पास BOP is in equilibrium when there is no change in official reserve. सही बात है कि ऑफिशियल रिजर्व में कोई चेंज नहीं आएगा तो BOP क्या होगा, इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। चलो तो ये थे हमारे पास इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।